हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वार और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा 11th OC का चैप्टर 4। लास्ट टाइम मैंने आपके इस लेक्चर में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने फीचर्स सिखाए थे कि फीचर्स क्या होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। आज हम करेंगे ऐसे बिजनेस के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। ठीक है, मेरिट्स क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के और डीमेरिट्स क्या है इस बिजनेस के। ठीक है, तो मेरिट्स मतलब एडवांटेज। काफ़ी सिंपल आंसर है, कुछ 5 से 6 पॉइंट्स ही है इसके। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे इनके मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब होता है अगर आप ये टाइप का बिजनेस करना चाहते हो तो इसके फ़ायदे क्या है। ठीक है, सबसे पहला फ़ायदा ये है ना कि ऐसे बिजनेस को फॉर्म करना काफ़ी इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी ये बिजनेस सेटअप होता है, हमारे एंसेस्ट्रल इस बिजनेस को स्टार्ट करके जाते हैं, फिर वो आगे हम क्या करते हैं ना, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ कानून भी नहीं है, ज़्यादा एकदम लीगल डॉक्यूमेंटेशन और ये सब करने की भी ज़रूरत होती नहीं है। ये बिज़नेस काफ़ी ईजीली क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। ठीक है, देखो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ईजी टू स्टार्ट एज रजिस्ट्रेशन एंड अग्रीमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका एक लॉ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, लेकिन ऐसे बिजनेस को आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। फैमिली बिजनेस ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा होता है, स्मॉल बिजनेस भी होते हैं। जैसे आपने अपने सराउंडिंग में बहुत सारे दूध की दुकान देखी होगी या कोई ऐसे शॉप्स देखे होंगे जहाँ पे पहले उसके फादर बैठते थे, अब उसका बेटा संभाल रहा है, फिर आगे उसका बेटा संभालेगा या बेटी संभालेंगे। तो ये ना कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फॉर्म करना बहुत सिंपल है। इसको ना तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, ना तो कुछ अग्रीमेंट की ज़रूरत है। एकदम ईजीली आप इस बिज़नेस को फॉर्म कर सकते हो, आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि मिनिमम 1 होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए। जितने नंबर ऑफ मेंबर को आना है, बिजनेस संभालना है, बिजनेस में आके हेल्प करनी है, डिसीजंस में कर्ता की मदद करनी है, वो लोग आके उस बिज़नेस को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो फैमिली मेम्बर के अंदर ही होने चाहिए। ठीक है, बस ये याद रखना है कि ये जो बिज़नेस है ये एज़ पर हिंदू लॉ आया है। ठीक है, नेक्स्ट इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं को पार्टनर्स का पैसा प्रोटेक्टेड रहता है, प्रोटेक्शन ऑफ को पार्टनर्स इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि कर्ता क्या है ना, प्रॉपर मैनेज कर रहा है पूरे बिजनेस को, तो कर्ता ये चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखता है कि जो भी हम पैसे कमाएंगे वो सारा पैसा सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, वो उन को पार्टनर्स का भी है, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स का भी है। तो एकदम अटमोस्ट केयर होता है, जिसमें को पार्टनर्स के पैसे डूबते नहीं हैं, को पार्टनर्स को उनका शेयर मिल जाता है। तो को पार्टनर्स के लिए ये फ़ायदा हो जाता है। देखो, को पार्टनर्स हैव राइट टू डिमांड पार्टीशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर समझो को पार्टनर्स को लग रहा है कि उनको उनका शेयर चाहिए, उनको डिवाइड करना है अपना बिजनेस, पार्टीशन करना है, तो वो लोग वो डिमांड भी कर सकते कर्ता से, क्योंकि को पार्टनर्स उस बिजनेस के जॉइंट ओनर होते हैं। ठीक है, तो पार्टीशन मतलब वो लोग बोल सकते हैं कि हमें अपने बिजनेस को क्या करना है, डिवाइड करना है, मुझे मेरा शेयर चाहिए, वैसा। नेक्स्ट इसमें फ़ायदा है कि क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन लिया जाता है। कैसा? क्विक एंड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, क्योंकि डिसीजन मेकर इसमें ना कर्ता होता है। को पार्टनर्स है, इसमें मेंबर है, वो लोग ओनर है, लेकिन मेन डिसीजन जो लेता है ना बिजनेस का, वो कर्ता लेता है। मतलब कर्ता के पास पूरा राइट है, वो अकेला हर चीज़ का डिसीजन ले सकता है, तो उसको मीटिंग कराने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अकेला भी किसी भी चीज़ का क्या ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। तो तुरंत डिसीजन ले सकते हैं और प्रॉम्प्ट डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसमें एक फ़ायदा ये है ना कि लेट से करता है और उनके सारे को पार्टनर्स हैं। ठीक है, लेट से 3 बच्चे हैं, अब तीनों बच्चे को सीखना है काम करना, बिजनेस कैसे करते हैं, तो बाहर ट्रेनिंग लेने से बेटर है वो लोग अपने बिजनेस के अंदर ही काम करके क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं। बराबर, मतलब इसी को बोलते हैं ऑन द जॉब
ट्रेनिंग, मतलब उधर ही काम करके उधर ही वो लोग सीख भी रहे हैं। तो अलग से बाहर इंटर्नशिप ये सब जो किया जाता है वो करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इसमें भी को पार्टनर्स को फ़ायदा है। देखो, द मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस गेट्स ट्रेनिंग ऑफ बिजनेस स्किल्स ऑटोमेटिकली। वो लोग बचपन से ही वो बिज़नेस करते हुए अपने कर्ता को देख रहे हैं, तो उनको भी ऑटोमेटिकली वो बिज़नेस करने की स्किल्स आ जाती है। ठीक है। दे ऑल्सो ऑब्जर्व द मैनेजमेंट ऑफ कर्ता, दे लर्न मैनी बिजनेस टैक्टिक्स। ठीक है, जो चीज़ आप बचपन से देखोगे वो चीज़ की स्किल आप ऑटोमेटिकली सीखने लगते हो, है ना। आप चाहे आगे वो बिज़नेस करो नहीं करो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपके अंदर वो स्किल थोड़ी बहुत आ जाती है बिकॉज आप वो बचपन से देख रहे हो, सीख रहे हो, ट्रेनिंग भी ले रहे हो। तो वो बिज़नेस टैक्टिक्स की बिज़नेस को कैसे संभालना है वो उस फैमिली मेम्बर को आने लग जाता है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है को पार्टनर्स की लाइबिलिटी। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऐसे बिजनेस में खाली कर्ता की लाइबिलिटी जो होती है ना वो अनलिमिटेड होती है। किसकी? कर्ता की। लेकिन को पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है ना वो लिमिटेड होती है। वो कैसे होगी? लिमिटेड होगी। देखो, द लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर। मतलब जितना बिजनेस में उनका शेयर है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी है। मतलब अलग से उनको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के लाइबिलिटी को कवर नहीं करना। जितना उस बिजनेस में, लेट से इस मेंबर का 20% शेयर है, इस मेंबर का 30% शेयर है, तो जितना परसेंटेज ऑफ शेयर है उतनी ही उनकी बिजनेस में क्या है? लाइबिलिटी, बर्डन। मतलब अगर बैंक से लोन लेंगे और वो लोन ये सब चुकाना है तो इस मेंबर से हम 20% ही ले सकते हैं बिकॉज इस बिजनेस में उनका 20% शेयर ही है। ठीक है। तो को पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसे होती है? वेरी लिमिटेड। ओके। तो ये कुछ फ़ायदे हैं इस बिज़नेस के, जैसे कि इस बिज़नेस को फॉर्म करना बहुत इजी है। इस बिज़नेस में मेंबरशिप का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। को पार्टनर्स का प्रोटेक्शन हो जाता है। को पार्टनर्स को जब भी चाहिए उनको उनके पैसे मिल सकते हैं। इसमें हम डिसीजन मेकिंग एकदम क्विक और प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। जो बिज़नेस के अंदर ही उनको काम करते करते ट्रेनिंग मिल जाता है, तो बाहर अलग से इंटर्नशिप, ट्रेनिंग ये सब लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बचपन से ही वो लोग इस बिज़नेस के स्किल्स को अडेप्ट करने लगते हैं। ओके। और इसमें को पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसे होती है? लिमिटेड। ओके। तो ये हो गए कुछ फ़ायदे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। अब हम सीखेंगे इस बिज़नेस के कुछ डीमेरिट्स भी है। डीमेरिट्स मतलब थोड़े कुछ वीकनेसेस है ये बिज़नेस के जो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला वीकनेस आपको दिमाग में आ ही गया होगा, दैट इज़ कर्ता की लाइबिलिटी इसमें क्या रहती है? अनलिमिटेड। ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है कि को पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। वो कैसे होगी? लिमिटेड। लेकिन जो कर्ता की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब अब अगर आगे जाके कर्ता ने कुछ भी लोन लिया है और वो लोन चुकाने के लिए उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो उसके नाम पे जो पर्सनल उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसके बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो ऐसा हो सकता है कि उसको अपने वो पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के वो लोन को चुकाना पड़े। क्योंकि कर्ता एक अकेला ऐसा पर्सन है जिसकी लाइबिलिटी उस बिज़नेस में कैसे रहेगी? अनलिमिटेड। लेकिन को पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने की ज़रूरत नहीं होती है। जितना उनका शेयर होता है उस बिज़नेस में उतनी ही उनकी क्या बन जाती है? लाइबिलिटी। ठीक है। इसके लिए इस बिज़नेस में कर्ता की लाइबिलिटी कैसे होगी? अनलिमिटेड। दूसरा इसमें डिसएडवांटेज ये है ना कि इसमें फाइनेंशियल और मैनेजरियल रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड है। ओके। अब इसमें आपको अगर समझो फंडिंग अरेंज करना है तो या तो आप खुद का कुछ सेविंग्स यूज़ कर सकते हो या तो आप बैंक से लोन ले सकते हो। बाकी आप कहीं से भी पैसा अरेंज नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऐसे बिजनेस में काफ़ी लिमिटेड होता है।
और आगे अगर उस पैसे को आपको बढ़ाना है तो उसके लिए पहले तो आपको प्रॉफिट लगेगा, फिर वही प्रॉफिट का पैसा आप अपने बिजनेस में क्या कर सकते हो, फिर से इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये होता है मैनेजरियल रिसोर्सेज। अब कर्ता अकेला मैनेज कर रहा है तो हर एक स्किल तो कर्ता में नहीं होगी ना, कि मार्केटिंग कैसे करना है, फाइनेंस कैसे संभालना है, सेल्स परचेजिंग कैसे करना है। तो एक अकेले पर्सन के अंदर इतने सारे स्किल्स नहीं होते हैं। या तो उनके अंदर मार्केटिंग स्किल्स होगा, या तो उनके अंदर बिजनेस के डिसीजंस कैसे लेना है वो होगा, फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेना है वो होगा। तो मैनेजरियल मैनेज करने के स्किल्स भी इनके क्या होते हैं ना, काफ़ी लिमिटेड होते हैं। इसके लिए ये बिजनेस मतलब एकदम बड़ा आप ऐसे बिजनेस को फैमिली बिजनेस समझ के एक्सपांड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको इस बिजनेस को एक्सपांड करना है तो आपको फिर इस बिजनेस को कन्वर्ट करना पड़ता है कंपनी में, क्योंकि जब आप इस बिज़नेस को कंपनी में कन्वर्ट करते हो तो आपको और मैनेजर और ये सब मिलते हैं कंपनी में, जो जिनके अंदर अलग अलग क्या होती है, स्किल्स होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे ही फैमिली बिजनेस एज अ फैमिली बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हो तो इसमें आपका फाइनेंशियल रिसोर्स और मैनेजरियल रिसोर्स जो होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं, कम से कम बोलते हैं ना वैसा ही होता है, ठीक है। और अगर आप उतने लिमिटेड फिनेंशियल रिसोर्स से खुश हो तो वेल एंड गुड, तो आप अपने लोकेलिटी में भी ये बिज़नेस को कर सकते हो। लेकिन आप पूरे इंडिया में स्प्रेड करना चाहते हो तो फिर खाली ये फैमिली बिजनेस से आप उतना बड़ा एक्सपोजर नहीं कर सकते अपने बिजनेस को, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें डीमेरिट्स होता है वो ये है कि नो सेपरेट लीगल स्टेटस। जैसे कि मैंने बोला कि इसका कोई डिफरेंट ऐसे कोई कानून नहीं बनाया। हाँ, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, लेकिन वो हिंदू सक्सेशन एक्ट में खाली इस बारे में दिया हुआ है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है, बाकी बिजनेस और कर्ता दोनों अलग नहीं है। अगर बिजनेस के नाम पे कुछ भी फ्रॉड हुआ, बिजनेस के नाम पे कुछ भी ज़्यादा लोन ले लिया, तो कर्ता विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, ओके। तो कर्ता ये नहीं बोल सकता है कि अरे बिजनेस के नाम पे लोन लिया था, मैं क्यों लायबल हूँ। नहीं, इसमें कोई भी सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है। अगर बिजनेस के नाम पे भी लोन ले रहे हैं सो कर्ता विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू रीपे ऑल दोज लोन्स, ठीक है। अगर कर्ता के पास भी नहीं है तो कर्ता की फिर तो वो जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी उसको भी फिर बेचना पड़ सकता है। इसके लिए बिजनेस और कर्ता को-पार्टनर्स ये लोग अलग नहीं है, ये लोग एक ही नाम पे इनका क्या होता है ना, बिजनेस होता है। नो सेपरेट लीगल स्टेटस। नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है बिजनेस के पार्टीशन का, ओके। लेट्स से को पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ठीक है। कर्ता के 4 बच्चे और वो 4 बच्चों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े हो रहे हैं बिजनेस को लेके, ठीक है। और चारों एक साथ में काम करने को रेडी नहीं है, तो लास्ट में फिर प्रॉब्लम क्या होता है, पार्टीशन, कि बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो जो फैमिली बिजनेस को चलाने का एक ड्रीम होता है कर्ता का, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बिजनेस वहाँ पे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ड्यू टू को पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती एक दूसरे को लेके, या फिर कर्ता और को पार्टनर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो ये रीज़न के वजह से बिजनेस कभी कभी पार्टीशन भी हो सकता है और कभी कभी बिजनेस ख़त्म भी हो जाता है ये डिस्प्यूट के चक्कर में। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ओके, पार्टीशन ऑफ बिजनेस। एंड लास्ट जो इसका डीमेरिट्स है वो है नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एफर्ट एंड रिवॉर्ड का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, कर्ता अकेले बिजनेस में मेहनत कर रहा है, ठीक है, को पार्टनर्स मेहनत ही नहीं कर रहे। को पार्टनर्स को पता है कि अरे करता है ना, वो सब कर लेगा। तो को पार्टनर कुछ एफर्ट नहीं भी कर रहे ना, तो भी उनको पता है कि बिजनेस का प्रॉफिट तो हमें मिल जाएगा, मतलब उनको एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। कर्ता जो है हेड ऑफ द फैमिली, वो भी अगर बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट लेके आ रहा है, तो वो प्रॉफिट अकेले कर्ता का तो होगा नहीं, वो साथ में क्या होगा, सारे मेंबर्स को भी क्या होगा, डिवाइड होगा। इसके लिए कितने बार को पार्टनर्स बिजनेस में काम ही नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि हम अगर एफर्ट नहीं भी करते तो भी रिवॉर्ड तो हमें मिलने ही वाला है। तो उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं होता काम करने का। जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में हमने सीखा था कि सोल ट्रेडर का मोटिवेशन ही है एफर्ट, प्रॉफिट।
कि प्रॉफिट कमाने के लिए उसको एफर्ट्स करना पड़ेगा। पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट कमाना है तो एफर्ट्स करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे बिजनेस में करता अकेला है जो एफर्ट्स करता है, क्योंकि उनको मालूम है कि वो ही नहीं करेगा तो बिजनेस वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन को पार्टनर्स अगर एफर्ट्स नहीं भी करे तो भी उनको कोई इशू नहीं होता। इसके लिए यहाँ पे लिखा है नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। ओके, सो ये था आपके कुछ डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इस पूरे आंसर को। पहले हमने सीखा था मेरिट्स ऑफ, तो इसमें मेरिट्स में क्या क्या आएगा जॉइंट हिंदू का, कि इजी फॉर्मेशन है, ठीक है, को पार्टनर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहते हैं, मतलब उनको उनके पैसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट, क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड को पार्टनर्स लाइबिलिटी, ठीक है। और डीमेरिट्स में है कि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसमें काफ़ी लिमिटेड आपको फाइनेंशियल और मैनेजरल रिसोर्स मिलते हैं ऐसे बिजनेस में। फिर इसमें नो सेपरेट लीगल स्टेटस है, बिजनेस का पार्टीशन हो सकता है अगर फैमिली मेम्बर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो। एंड देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। इसमें से अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझा है तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।